बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, अब से थोड़ी देर के बाद 9:30 बजे पेंडोरा लीक्स के नाम से एक बहुत बड़ी जो तहकीकात है माली उमूर के हवाले से वो सामने आ रही हैं। पिछले कुछ अरसों में आपने देखा कि इसी तरह से बहुत ज़्यादा जिक्र होता रहा ऑफशोर कंपनीज़ का। बाहर के ममालिक में लोग यहाँ से पैसा लेकर जाते हैं, टैक्स बचाने के लिए ऑफशोर कंपनीज़ बनाई जाती हैं, उस कंपनी के ज़रिए जो है वो जायदादें एसेट्स जो है वो बनाई जाती हैं। लेकिन इसमें भी ऑब्वियसली कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि बहुत कानूनी तरीके से काम हो रहा है, जैसे कि बहुत सारे बिजनेसमैन करते हैं। लेकिन अगर कहीं पे ये काम इलीगली हो रहा है और उसको छुपाया जाता है यहाँ पर, तो वो चीज़ गलत है। और अभी भी अगर हम देखें कि 2016 में जो पैनामा पेपर्स हमारे सामने आए थे उसमें भी बहुत सारे लोगों के नाम थे। 444 पाकिस्तानियों के उसके अंदर नाम आए थे। और सर फहरिस्त ऑब्वियसली जो मामला बन गया था वो था पैनामा पेपर्स में नवाज़ शरीफ साहब के उस वक्त के वज़ीर आज़म के बच्चों का नाम आना, और उससे ज़ाहिर लिंक हुए नवाज़ शरीफ साहब खुद डायरेक्टली। और उसके बाद हमने देखा कि एहतजाज हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर भी आई, फिर कमीशन बनाया गया, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है GIT उसने अपना काम किया, और फिर ये मामला चलते चलते नवाज़ शरीफ साहब की वज़ीर आज़म साहब की डिस्क्वालिफिकेशन तक पहुँचा। अब आज जो पेंडोरा लीक्स के नाम से ये चीज़ सामने आ रही है, पेंडोरा पेपर्स जिसको कहा जा रहा है, उसमें ये बताया गया है कि ये पैनामा पेपर्स से भी बहुत बड़े पैमाने पर तहकीकात हैं। 1,19,00,000 फाइल्स पर मुश्तमिल ये हैं पेंडोरा पेपर्स। और इन्वेस्टिगेशन के लिए दुनिया के 117 ममालिक के 150 मीडिया हाउसेस इसमें शामिल रहे हैं, और 600 से ज़ायद रिपोर्टर्स ने इस पर काम किया है। बहुत बड़े पैमाने पर ये कोलैबोरेशन जो है वो देखी गई है, हमारे सामने आई है जर्नलिज़म की दुनिया में। और ICIJ यानी कि इंटरनेशनल कंसोर्शियम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वो ये कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश वर्जन आइलैंड्स में जिन जिन लोगों ने ऑफशोर कंपनीज़ बनाई, जिनका जहाँ भी दुनिया भर से वहाँ पर कंपनीज़ के ज़रिए एसेट्स बनाए गए हैं, उसकी सारी की सारी तफसीलात हमारे सामने वो लेकर आएंगे। कल जब ये खबर आई कि आज पेंडोरा पेपर्स के नाम से ऐसे ये लीक सामने आ रही हैं, तो उसके बाद हमने देखा कि कहीं पर कुछ प्रिएम्प्टिव मेजर्स भी देखे गए। बहुत सारी चीज़ों की ये खबर आने से पहले जो है वो सफाइयाँ भी दी गई। हो सकता है उसमें वाकई कुछ ना हो, लेकिन ये जो पहले से सफाइयाँ दी गई उस पर भी कुछ लोग जो हैं वो तशवीश का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल आज इसी हवाले से ज़रा बात करेंगे कि ये क्या हो सकता है, और स्पेशली पैनामा पेपर्स के आने के बाद पूरा एपिसोड हमारे सामने है। कुछ प्रेसिडेंट्स भी जो है वो सेट हुए हैं, तो उसके बाद ये जो मामला है, अगर इसमें वाकई बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं, चाहे वो सियासी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, या फिर अगर हम बात करें कि ब्यूरोक्रेसी की, क्योंकि उनका भी कहा जा रहा है कि बहुत लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, तो मंतकी अंजाम क्या होगा, क्या नतीजा निकल सकता है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मौजूद हैं, हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर। हमारे साथ सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के, और ज़ाहिर है माहिर आइन और कानून हैं, तो इस हवाले से भी हमारी रहनुमाई कर सकेंगे। और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब, आप ही के अगर तज्ज़िये से मैं आगाज़ करूँ, पेंडोरा पेपर्स जिसके हवाले से ऑब्वियसली कहा जा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर इसमें इंकशाफात किए जाएंगे। पैनामा पेपर्स में 444 पाकिस्तानियों की फहरिस्त थी, तो इस दफ़ा कहा जा रहा है कि उससे बहुत बढ़ के पाकिस्तानियों के नाम इसके अंदर शामिल होंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि वाकई ये कोई बहुत बड़ी खौफनाक चीज़ भी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए? शुक्रिया सादिया। देखिए, अभी तो प्री मेच्योर है ये कहना कि क्या है, लेकिन उसके नाम से मुझे इसमें एशियन कलर ज़्यादा नज़र आ रहा है। पेंडोरा, मेरा ख्याल है पेंडोरा बॉक्स खुलेगा तो फिर पता चलेगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन ये कि देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम हाई मॉरल ग्राउंड्स पे तो खड़े नहीं होते कि अगर मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगे वो हो तो मैं कम से कम किसी पोजीशन पे हूँ तो फौरी तौर पे स्टेप डाउन करूँ, अपने आप को क्लियर करके सामने दोबारा आऊँ, और मेरा ख्याल है उससे आपकी मॉरल पोजीशन और बेहतर होती है। हमने मादी में भी देखा, गो के मियाँ साहब का नाम नहीं था, लेकिन अगर उस वक्त मियाँ साहब इस्तीफ़ा दे देते तो मेरा ख्याल है मियाँ साहब ज़्यादा हाई मॉरल ग्राउंड्स पे खड़े होते जाके।
और ये हमारे यहाँ, क्योंकि जनरली सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, इवन अदरवाइज भी। दूसरा, हमारे यहाँ एक बड़ा रुझान है एक्सटेंशंस लेने का, जो कि मेरा ख्याल है डिस्करेज करना चाहिए। क्योंकि मेरी एक पोजीशन है, मैं अगर 4 साल के लिए 5 साल के लिए आया हूँ तो हमें वहीं रहना चाहिए। अब वो जो पहले 2 साल की दो मरतबा की टर्म्स थी, तो मेरा ख्याल है बहुत थी, उसके बाद उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था। ये सारी वो चीज़ें हैं जो मोरालिटी के उसमें आती हैं। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि जिनका नाम आए, अब ये तय होगा कि उनका नाम किस कैटेगरी में आया है, क्या हुआ है। लेकिन हमने देखा कि जो पिछली मरतबा पनामा लीक्स में जो नाम आए थे, मुझे एक के बजाय बताएं कि कोई और 4 नाम बताएं कि जिनके बारे में इवन तहकीकात भी हुई, कुछ नहीं पता क्या कौन थे, क्या था। पनामा लीक्स एक आदमी के गिर्द घूमकर ख़त्म हो गई। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर था, सबसे पहले उन्हीं का एहतसाब होना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, बिल्कुल होना चाहिए था। मगर क्या सिर्फ उन्हीं का एहतसाब होना चाहिए था? लेकिन बाकियों का। अच्छा, ये जो आप बात करें, मेरे सामने ये खबर है, ये नवंबर 2018 की है, और पीटीआई की हुकूमत आने के बाद उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब का ये बयान था कि जी पिछली हुकूमत ने तो ज़ाहिर है इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन हमने बहुत सारे लोगों को नोटिसेस भिजवाए हैं, 294 टू बी प्रिसाइज। उन्होंने कहा कि 294 लोगों को नोटिसेस भी गए हैं, और इस हवाले से 6.2 बिलियन की रिकवरी भी मैनेज कर ली अथॉरिटीज़ ने। सो ये कौन से 294 लोग थे, और ये 6.2 बिलियन की रिकवरी क्या वाकई हुई थी? आई डोंट नो, मुझे तो मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं है। और अगर हुई थी तो किस ग्राउंड पे हुई थी उनकी, यानी उनके ऊपर इल्ज़ामात क्या थे जो हम रिकवरीज की बात कह रहे हैं? उनके ऊपर नैब के केसेस तो नहीं थे, तो रिकवरी किस बुनियादों पे हुई है, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता। अगर ऐसा हुआ है तो इस चीज़ को सामने लाना चाहिए, उनके नाम लाने चाहिए जिनसे रिकवरी हुई है, और वो किस मद में थी ये भी पता होना चाहिए। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी तो अच्छी बात है। अगर हुई है तो बिल्कुल क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट को। ठीक है। अच्छा कायरा साहब, ये पैनमा पेपर्स में भी हमने देखा, ऑब्वियसली मजहर अब्बास साहब का भी सवाल यही है, और हम भी यही बार बार करते हैं कि भाई एक नवाज शरीफ के अलावा बाकी कौन लोग थे 444 में से जिनके हवाले से हमें पता चला कि वाकई उनके खिलाफ भी तहकीकात हुई। मैंने असद उमर साहब को कोट किया, एक उनका ही ये बयान है कि 294 लोगों को पैनमा लीक्स में जिनके नाम आए हैं उनको नोटिस भिजवाए, 6.2 बिलियन की रिकवरी का भी उन्होंने जिक्र किया था। आपको लगता है कि वाकई ये पेंडोरा जो पेपर्स हैं जिस तरीके से क्लेम किया जा रहा है, वाकई पैनमा से कुछ बड़ी चीज़ ही होगी, और इस बार लिस्ट में जितने लोग हैं फिर उनके खिलाफ तहकीकात होंगी, या फिर माजी की तरह कोई एक आधी शख्सियत के हवाले से ही तहकीकात देखेंगे हम? मेरा ख्याल ये है कि ये जो मौजूदा हुकूमत हमारी है, इनका मकसद बुनियादी तौर पे कोई एहतसाब का निज़ाम चलाना नहीं है। इनका मकसद बुनियादी तौर पे कोई अकाउंटेबिलिटी के जरिए लोगों को पकड़ना नहीं है, बल्कि ये तो पाकिस्तान की अपनी अदालतों में सबूत फराम नहीं कर रहे। ये तो खुद इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर आपने देखा नैब कोर्ट के अंदर क्या हालात है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बार बार कहा गया है और सबूत नहीं दिए जा रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं। कोई ऐसी कैफियत पनामा पेपर्स के साथ भी थी कि अपने मुखालफिन का नाम आ गया, उसको मिसयूज करें, उसको अब्यूज करें, उसको खराब करें, उनकी मीडिया ट्रायल करें। इससे ज्यादा गवर्नमेंट का इंटरेस्ट मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर बाकी लोगों के भी ट्रायल होते, उनके खिलाफ भी बातें होती, उनका मीडिया ट्रायल होता, क्योंकि सिर्फ सियासतदान का तो कसूर नहीं है। लिहाजा अब जो जिन पेपर्स का जिक्र किया जा रहा है, पेंडोरा पेपर्स का, ये तो खैर भाई कभी बात खुलेगी तो पता चलेगा, लेकिन फेयर ट्रायल का सबूत यही है और असूल यही है कि हुकूमत वक्त के पास कोई सबूत आया था, उनको चाहिए था कि उनको भी उसी प्रोसेस में लेके आते। प्रोसेस ऑफ लॉ सबके लिए रखना चाहिए, लेकिन ये मीडिया ट्रायल करके अपने मुखालफिन का, सियासी मुखालफिन का इमेज खराब करना इनका मकसद है। उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, उसके लिए आलमी अदालतों में केसेस भी करेंगे, करोड़ों अरबों रुपए खर्च भी करेंगे, और अल्टीमेटली सिवाय इस तरह की गुफ्तगू के और निकलेगा कुछ नहीं। और यही नैब और अकाउंटेबिलिटी की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर जो अदालतें हैं उनके अंदर भी ऐसी सूरत हाल।
आजम नज़ीर तारड़ साहब, ये जो कायरा साहब ने बात की ना कि ये होगा फिर निकलेगा कुछ नहीं, तो इससे मुहावरा याद आता है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। कोई ऐसा मामला तो नहीं होने जा रहा? देखिए, अभी ये सारी स्पेकुलेशंस हैं। मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल थोड़ा सा आप ज़्यादा एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड हैं और एग्जैजरेटेड रिएक्शन है और हाइप ज़्यादा क्रिएट कर दी गई है। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में है कि जी वो फरीदुद्दीन साहब, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, अगर ये इतनी ही बात है तो शायद वो कोई ऐसा कोई कनेक्ट होने वाला मामला नहीं लगता मुझे, जो मुझे दोस्तों ने इधर उधर से बताया है। अब इसके अलावा कौन कौन से नाम है वो डिपेंड करेगा। अगर तो कोई 2-4 भी बेचारे ऑपोजिशन के आ गए दोबारा, तो ये तो मैं फॉर श्योर कह सकता हूं कि वो प्रोसिक्यूट होंगे। लेकिन अगर सरकार के आए तो जिस तरह की इनकी पीछे ये 3-3.5 साल में रही है, आपने देखा कि क्या हुआ है जहांगीर तरीन साहब के केसेस में, परवेज खटक साहब के केसेस में, खुसरो बख्तियार साहब के केसेस में, वो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उनमें क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और ऑन द कॉन्ट्रेरी आपने देखा कि ऑपोजिशन के साथ जो सलूक हुआ, बात मजहर अब्बास कर रहे थे कि हाई मॉरल ग्राउंड पे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो अपने इलेक्शन वाले दिन ही उसको साबित कर दिया। आपको याद होगा इन्होंने 5 साल कहा कि मैं हल्के खोल दूंगा और मैं बिल्कुल चू चरा नहीं करूंगा, जिसको एतराज है मेरे इलेक्शन के हल्के खोल दे वो आके। इमरान खान साहब अनफॉर्चुनेटली लूज कर गए। साद रफीक साहब को लाहौर हाईकोर्ट ने जब रिलीफ दिया, रिलीफ देने से पहले पूछा, डॉक्टर बाबर अवान साहब पेश हुए इमरान खान की तरफ से, उन्होंने कहा कि जी आपको रिकाउंटिंग पे एतराज है। वो फर्क था कोई तकरीबन 2-3 हजार वोट का। उन्होंने कहा जी बिल्कुल एतराज है हमें। वो हेडलाइन लगी अगले रोज के इमरान खान साहब अपनी बात से मुकर गए। और ना सिर्फ ये हुआ, उन्होंने जब हल्का खोला तो सुप्रीम कोर्ट से जाके साकिब निसार साहब की, चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट से स्टे ले लिया, जो कि उसके बाद दोबारा कई केस लगे ही नहीं। और दोबारा फिर जाके उन्हें दोबारा जिमनी में छोड़ा हल्का, तो फिर वो आए। तो ये हाई मॉरल ग्राउंड्स वाली बात छोड़े, ये भी तकरीरें ही हैं खान साहब के पार्ट पे भी, ये चीजें यही कि यही रहेगी। देखने वाली बात ये है कि कौन कौन से लोगों के नाम आते हैं, उनके साथ मटेरियल किस किस्म का आता है, और फिर ये देखना है कि सरकार इस पे किस तरह का रिएक्ट करती है। मैं तो वैसे बतौर एक जमहूरियत पसंद शख्स के ये समझता हूं कि सियासतदानों को अदालती फैसलों के जरिए नहीं हटाना चाहिए। वो चाहे मियां नवाज शरीफ हैं, चाहे इमरान खान है, चाहे आसिफ अली जरदारी हैं, चाहे कोई सियासतदानों को वो अवाम का इख्तियार है, वो उनका एहतसाब भी करे, उनको बाहर भी फेंके। ये जो 62-63 वाला चल रहा है साइकिल हमारे यहाँ, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हमें इस चुंगल से लेकिन आपको ये लगता है कि ऑपोजिशन के जिन लोगों के नाम आएंगे तो उनको तो हम देखेंगे, क्योंकि प्रोसिक्यूशन चल रही होगी, लेकिन प्रोसिक्यूट किया जा रहा होगा उनको, लेकिन सरकारी जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई खातिर खा आपको इन्वेस्टिगेशन होती नजर नहीं आती। अली मोहम्मद खान साहब साथ मौजूद है हमारे। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, ये बात आपने आज़म नज़ीर तारड़ साहब की सुन भी ली, और एक और चीज भी जो कि इमरान खान साहब के हवाले से, उनके जमान पार्क वाले घर के हवाले से आई कि जी वो 2 घर हैं और उनका एक ही एड्रेस है। वो भले मैंने भी काफ़ी लोगों से बात किया, तारड़ साहब भी वही बात कर रहे हैं कि ये वहाँ पे है पुराना कुछ ऐसा निज़ाम है वहाँ पर कि एड्रेसेस हैं 1-2 जगहों के, एक से ज़्यादा। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस किस्म की एक प्रीएम्प्टिव मूव की गई, इस चीज़ को प्रीएम्प्ट करते हुए, अभी तो आए भी नहीं पेंडोरा पेपर्स और कल से ही सफाइयाँ देना शुरू कर दी हुकूमत ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी तर्जुमानों ने ये बात करना शुरू कर दी, सो उससे थोड़ा सा ज्यादा हाइप इस चीज को मिल रही है। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदना मोहम्मद। नहीं देखें, क्योंकि अहम मामला है और वज़ीर-ए-आज़म साहब के हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया गया, तो जरूरी था कि इसकी वजाहत होती है। मैं समझता हूँ कि मुनासिब फैसला किया गया। अच्छा, मोजिन साहब का एड्रेस था या जो भी उनका सही है, क्या नाम है उस शख्सियत का, वो तो अपनी फरीदुद्दीन बरकी। जी, लेकिन ये है कि चूंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब के हवाले से थोड़ी कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही थी, तो जरूरी था कि उसकी वजाहत करनी जाए। नहीं, कल तक तो ये आई नहीं थी खबर, इसलिए मैं कह रही हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब का या फरीदुद्दीन बरकी का तो जिक्र हुआ ही नहीं था, ये खबर आई मीडिया में सफाई से। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर उसका काउंटर नैरेटिव ना आता और उसका जवाब हुकूमत की तरफ से ना आता, तो अभी तो सब लोग यही कह रहे होते कि खुदा न खास्ता
इमरान खान साहब के पेपर की बात हो रही है, तो बहुत जरूरी था, ये तो बहुत जरूरी था। दूसरी बात ये है, आप ये कह रहे हैं सर, इकबाल साहब ने तो इससे 4 हाथ आगे की बात की है। उन्होंने कहा है कि जी वजीर आजम को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, उनका नाम आ गया पेंडोरा पेपर्स में। ऐसा इकबाल साहब की तो अगर दिल से आप माने तो वो शायद ये भी कहते हैं कि खान साहब को इस्तीफा दिला दें और मियां साहब को बाहर रख के उनको वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठाएं, ताकि उनकी भी दिल की ख्वाहिश पूरी हो सके। हजारों ख्वाहिशें हम सब की, उसको छोड़ें, और जो हमारी दुनिया की बातें उस पर करें बात। तो जो पेंडोरा है या पहले पनामा था, तो मैं तो ये बात करूंगा कि पनामा या पेंडोरा से जिसने भी गलत नहीं किया उसको नहीं डरना चाहिए, और जिसने गलत किया है तो अगर इस दुनिया में किसी की पकड़ से निकल भी जाएगा तो अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। और मैं आपके प्रोग्राम पे ये बात कहता हुआ जाना चाहता हूँ, और ये मैं कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में कि कुछ चीज़ों का तो जवाब हमें, बल्कि सब चीज़ों का तो अल्लाह के यहाँ वैसे ही है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है ना जी, जिसने इसके साथ ज्यादती की है, जिसने इसका 10 रुपये भी चराया है या इसको नुकसान पहुँचाया है, मैंने अपनी 40-45 साल की ज़िंदगी में देखा है कि उसको नहीं, सिर्फ उसको नहीं, उसके बच्चों की भी उसकी कीमत जो है वो चुकानी पड़ी है। तो ये तो एक ऐसी अटल हकीकत है कि ये पेंडोरा पेपर जो है, तो जिसने भी कोई अमल का खराब पेंडोरा है तो वो तो उसकी खोली जाना है। तो इंशाल्लाह हुकूमत में अगर कोई ऐसा है तो वो भी अपने आप को तैयार करे, जो अपोजिशन में है तो वो तो पहले उनकी दौड़ें पनामा पेपर से लग रही हैं। एक मुझे अलबत्ता एक चीज़ है जिसका मुझे अफसोस है और वो रहेगा, वो ये है कि जो पनामा पेपर्स में जो और लोगों के नाम थे जी, तो उन पे भी जो है नायब को बड़ी सख्ती से उन पे भी चार्जशीट करना अच्छा, ये बड़ी अच्छी आपने बात की है, क्योंकि आपके ज्वाइन करने से पहले हम इसका जिक्र भी कर रहे थे, मजहर अब्बास साहब ने भी जिक्र किया और मैंने एक स्टोरी का हवाला दिया। ये बयान है असद उमर साहब का, मेरे सामने पड़ा हुआ है, और जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने नवंबर 2018 में उनका ये बयान आया था कि पैनमा लीक्स में जिनके नाम आए हैं उन 294 लोगों को हमने नोटिस भी भिजवाए हैं और 6.2 बिलियन रिकवर भी किए अथॉरिटीज़ ने। तो ये तो हमें पता ही नहीं चला कि कब नोटिसेस गए, कब कार्रवाइयां हुई और कब रिकवरी हुई। देखिए, अब ये नायब ज़ाहिर हुकूमत के डायरेक्ट कंट्रोल में तो नहीं है और ना कभी उसको होना चाहिए, लेकिन ये भी एक इशू है कि जो अपोजिशन है उनका तो देखिए, खासकर मुस्लिम लीग नून का तो जवाब ही नहीं बनता इस पर कोई भी बात करने का, क्योंकि उनके लीडर और साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में पूरी कौम के सामने बहैसियत वज़ीर आज़म, कौमी असम्बली का फ्लोर कोई मामूली जगह तो नहीं है ना जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जितना एहतराम के काबिल है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी अदालत है, अगर उससे ज्यादा नहीं तो उससे कम अहमियत और इज्जत का काबिल पार्लियामान का फ्लोर भी नहीं है, क्योंकि वो भी उतना ही इज्जत के काबिल है, क्योंकि 22 करोड़ खान का जो है तर्जुमान है। वहाँ पे साबिक़ वज़ीर आज़म साहब ने जब वो बात की थी, आप लोगों ने टीवी पे देखा, मैं उधर उस हॉल में मौजूद था, मैंने अपोजिशन बेंचेस पे बैठा हुआ था जब मियां साहब ने फरमाया था कि हुजूर ये है वो जरा है, ये मामूली बात नहीं थी। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में हम वहाँ केस पे जाते थे पनामा पेपर्स में, तो उनके वकील सलमान अकरम राजा साहब शायद उस वक्त थे, और उन्होंने ये बात की कि जनाब वो उस बात पे उन्होंने डिफेंस ही नहीं लिया, बल्कि उस बात को उन्होंने एज अपने केस में प्लेड ही नहीं किया। अब आप मुझे बताएं कि एक वज़ीर आज़म जब कौम के सामने कहता है कि हुजूर ये है वो जरा है, ठीक है, चलिए वो तो चीज हुई, ऑब्वियसली उसका नतीजा तो उन्होंने देखा डिस्क्वालिफिकेशन की सूरत में भी। तारड़ साहब ने बात की है, जी मुझे अजीब बात है, तारड़ साहब ने बड़ी अजीब बात की है कि अदालत जो है वो फैसला क्यों ना करे। अगर मैं एक MNA हूँ या मैं मिनिस्टर हूँ या मैं चीफ मिनिस्टर या वजीर आजम हूँ और मेरे पास अपने असाफों के जो है उसकी रसीदें नहीं है, तो अदालत मुझसे क्यों ना पूछे। अच्छा, ठीक है, वो कहते हैं अदालतों के जरिए नहीं, ये अवाम के जरिए ही फिर सियासतदानों का जो है वो फैसला होना चाहिए। मुझे ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मज़हर अब्बास साहब, पैनमा के बाद जिस अंदाज में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज किया गया, सड़कों पर आए, मुतालबा किया गया, वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने की बात की गई और उसके बाद ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में सारा मामला था, उसका रिजल्ट भी हमने देखा। आपको लगता है कि इस बार भी जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि हो सकता है इस हद तक या इस इंटेंसिटी की चीज़ें ना हो, लेकिन हाइप क्रिएट कर दे ऑपोजिशन भी वही मुतालबात रख दे, वो भी उसी तरीके से एजिटेट करें, वो भी सड़कों पर आएं? देखिए, पहली चीज़ तो मैं भी आज़म ताड़र साहब की इस बात से तो एग्री नहीं करता कि अदालतों को जो है वो हुकूमतें ख़त्म मतलब सजाएं नहीं देनी चाहिए। हुकूमत ख़त्म करने 58(2)B वाले मामला दूसरे थे। अच्छा, लेकिन अगर कोई जो है वो लॉ ऑफ द लैंड के ख़िलाफ़ जाता है, कोई कानून तोड़ता है, कोई बल्कि हुक्मरानों को तो दे शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, बजाय इसके कि उनको तो आम अदालतों में जाना चाहिए। उनको तो सिर्फ ऊपर की नहीं, आम अदालतों में जाना चाहिए। मिसालें तो ऐसी बनती हैं, लेकिन खैर इससे हट के चीज़ यही है कि इस गवर्नमेंट का प्रॉब्लम ये रहा, और मादी में भी नहीं बन सकी, और बदकिस्मती से इन 3 सालों में भी हम कोई इदारा नहीं बना सके, हम कोई इंस्टीट्यूशन नहीं इस्टेब्लिश कर सके, हम नैब को भी एज एन इंस्टीट्यूशन नहीं बना सके। और आज भी आप देखें कि उसमें इफ़ और बट्स तलाश किए जा रहे हैं कि किस तरह एक्सटेंशन हो जाए चेयरमैन नैब की। उनकी मैं फिर वही मॉरल ग्राउंड्स पे आऊँगा कि उनका अपना मसला है कि 4 साल आपने गुजार लिया, आप कह दें कि मुझे नहीं ये एक्सटेंशन चाहिए, ख़त्म होगी बात। क्यों जुड़े रहना चाहती हैं? फिर हुकूमत क्यों उनको जुड़ा रखना चाहती है? किसी ने अगर अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरा कोई अच्छा नहीं है। आप ले आए, आपको एक चेयरमैन नैब यानी उस सर, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस भी डिबेटेबल है ना मजहर साहब। अच्छी परफॉर्मेंस के हवाले से या नैब की ओवरऑल परफॉर्मेंस के हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स हमारे सामने मौजूद हैं। मैं सिर्फ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि अगर वो ये समझते हैं कि उन्होंने बड़ी अच्छी रिकवरी की है, तो क्या और कोई नहीं कर सकता? क्या कोई भी एक शख्स नहीं है पाकिस्तान में ऐसा जो एक अच्छा चेयरमैन नैब बन सकता हो? ये सोच जो है ये इंस्टीट्यूशंस को तबाह करती है। ये राइट सोच जो है ना, ये किसी भी पोजीशंस पे एक्सटेंशन देने की पॉलिसी, एक्सटेंशन दिए जाओ एक्सटेंशन, यही इलेक्शन कमीशन में हमें नज़र आता है कि आप मिलकर एक इलेक्शन कमीशन बनाते हैं, फिर उसी पर इतराज़ शुरू कर देते हैं। तो हम इस गवर्नमेंट का भी फेलियर वही रहा जो मादी की गवर्नमेंट का रहा कि इंस्टीट्यूशन नहीं बना पाए हम। और जब तक आप इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाएंगे उस वक्त तक डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं करेगी, और जब तक डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं करेगी ये मुल्क जो है इस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता जिस तरीके से हम बढ़ाना चाह रहे हैं। दैट्स करेक्ट, बिकॉज अगर आपको कोई मुतालबा अपना तस्लीम करवाना है, किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करवानी है, और अगर जायज़ कार्रवाई, जेन्युइन कार्रवाई भी करवानी है, तो आप स्ट्रीट पावर का इस्तेमाल करते हैं, और यही हमने अभी तक देखा है। उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं और कार्रवाई अमल में लाई जाती है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब से पहले ज़रा जवाब ले लें, क्योंकि अली मोहम्मद खान साहब ने भी, मज़हर अब्बास साहब ने भी, दोनों ने आपकी बात से इख्तलाफ किया है कि क्यों अवाम क्यों फैसला करेगी सियासतदानों के। अगर किसी ने कोई गलती की है, कोई क्राइम किसी से कमिट हुआ है, तो फिर अदालतें हैं और अदालतों का ये काम है। देखिए सादिया, मेरे ख्याल में मैंने जहाँ पे बात ख़त्म की थी, मैं दोबारा वहीं से शुरू करता हूँ। मैं खिलाफ हूँ ये जो 62-63 में मैकेनिज्म दे दिए गए कि उनको उठा के बाहर कर दिया जाए, और वो प्री मैच्योर स्टेज पे भी। देखें, अगर कोई बंदा इंडल्ज करता है करप्शन में, उसकी प्रोसिक्यूशन एक फ़र्क चीज़ है, लेकिन पोस्ट कन्विक्शन तो समझ आती है चीज़ों की। हमारे यहाँ जितनी वेग डेफिनेशन की है अदालतों ने, और वो 62-63 के हवाले से उसमें कोई शक नहीं है कि ऐसी जजमेंट्स मौजूद हैं जिनमें बड़ी ही फ्लिम्जी ग्राउंड्स के ऊपर लोगों को बाहर कर दिया गया और उनको डिक्लेयर कर दिया गया कि यह सादिक और अमीन नहीं है। मेरा इख्तलाफी नोट वहां पे है, और उस पर मैं बिल्कुल अपने आर्ग्यूमेंट के साथ खड़ा हूं कि ये तरीका नहीं है लोगों को पॉलिटिक्स से बाहर करने के लिए। और बहुत सारे लोग हैं, मियां साहब का तो केस एक केस है, बहुत से लोग हैं जिनके एसेट्स के जो कमी बेशी थी उसको बुनियाद बना के उनको ता हयात नाअहल कर दिया गया है। और बहुत से लोग हैं जो कि वो जाली डिग्रियों वाले हैं, उनको साबित होने के बावजूद वो अभी तक आए क्योंकि उनका वो डिक्लेरेशन नहीं आ सका। तो ये वो एक गोरख धंधा है जिसमें हम फंस के रह गए, और हमने बहुत सारे लोग गंवाए हैं, और बहुत सारे लोगों को हमने बेजा डिस्क्वालीफाई करके पॉलिटिकल अरीना से निकाल दिया है।
मेरा केस 62-63 की इस पिक एंड चूज पे था। जो लोग करप्शन के हवाले से आते हैं और उनके बारे में बाकायदा प्रोसिक्यूशन होके वो सजाएं होती हैं, वो एक फर्क कैटेगरी है और उस पर किसी को एतराज नहीं है। वो 1947 से कानून मौजूद है इस मुल्क में। नैब कंट्रोवर्शियल रहा, लेकिन हमारे जो एंटी ग्राफ्ट लॉज है वो मौजूद। किसी लोगों के नाम आएंगे तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, हुकूमती लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो क्या आप भी वही तर्ज अमल अपनाएंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त अपनाया था अपोजिशन में होते हुए? देखिए, अगर ये इस तरह की पिक एंड चूज होती है और ये नाइंसाफी की जाती है और गैर मुसावी रवैया रखा जाता है, तो बिल्कुल ये अपोजिशन का हक है कि वो इस पे आवाज उठाए और वो लोगों तक जो असल इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाए और हुकूमत को आईना दिखाए कि आप इस तरह इससे नहीं निकल सकते। अगर आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो ये अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, इसमें सिर्फ अपोजिशन जमातें जो हैं वो टारगेट नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर एक दफा दोहराऊंगा, जैसे अजहर अब्बास साहब ने कहा कि ये अपने आप पे लागू नहीं करते। एक केस ये सिर्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये तो हदें पार हो गई है इस दफा। तो अब जैसे राना सनाउल्लाह का मुकदमा है, उन्होंने कहा जी हमारे पास बड़ी वीडियोज और बड़े सबूत हैं और वो हम लेके आएंगे। एक चीज नहीं निकली और वो गरीब आदमी 6 माह के लिए उस संगीन तरीन जुर्म में अंदर रह के वो जमानत पे आया और अब उस केस का किसी को पता ही नहीं। तो ये रीत अब खत्म होनी चाहिए। आप कब तक पॉलिटिशियंस को तोड़ेंगे इन हरबों के साथ? चेयरमैन नैब का आपने जिक्र किया, चेयरमैन नैब साहब में अगर इखलाकी जुर्रत होती तो जिस दिन वो वीडियो दुनिया के किसी मुल्क में वो वीडियो लीक हुई होती तो उस इदारे के सरबराह ने उसमें इंक्वायरी, आप खुद कहना था इसमें इंक्वायरी करो, और उन्होंने स्टेप डाउन कर जाना था। जो चेयरमैन नैब साहब के बारे में वो जो वीडियो रिलीज हुई थी, उन्हें उससे कोई नहीं फर्क पड़ा तो उन्हें एक्सटेंशन पे तो वो शादियाने बजाएंगे। मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई इखलाकी स्टैंड लेना है इस पे, कभी नहीं होगा ये। ठीक है, चलें, वो ज़ाहिर एक अलमिया है, इस पे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि हाई मॉरल ग्राउंड वाली तो चीज़ रही ही नहीं है। कायरा साहब, मुझे ये बताएं कि जिस तरह अभी तारड़ साहब भी कह रहे हैं कि ऑपोजिशन ऑब्वियसली फिर वही काम करेगी जो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑपोजिशन में होते हुए किया था, अगर उनको नज़र आता है कि पिक एंड चूज़ होता है या फिर कोई नाइंसाफ़ी होती है और चंद लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, चंद के खिलाफ नहीं होती। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उस पर क्या मौक़िफ़ है? आप भी इस फेवर में हैं कि वैसे ही एजिटेट किया जाए, वैसे ही स्ट्रीट पावर दिखाई जाए जैसे उस वक्त पीटीआई किया करती थी? किस मामले में? हेलो, ये इसी मामले में अगर इसका जितने भी पाकिस्तानियों के नाम आते हैं, या जैसे बात की जा रही है कि अगर हुकूमत के लोगों के नाम आते हैं, सुनने में आ रहा है कि उनके वुज़रा के भी नाम आ रहे हैं, तो अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? देखो सादिया, एक बड़ी सिंपल बात है। हमारा इशू ये है, हम जब हमारी क़यादतों के नाम या क़यादत के नाम आए, मियां साहब के, उनकी फैमिली के, जिसका भी नाम आए जी, तो हमने तो कभी नहीं कहा कि ये इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में। हमारा इशू हमेशा से ये रहा कि फेयर ट्रायल होना चाहिए, और उनको जब तक उसका कोई केस किसी तरफ लगता नहीं है, उनका जो मीडिया ट्रायल है वो नहीं होना चाहिए। आज ऐसा क्यों ना हो, और अगर ऐसा किया कि हुक्मरानों के नाम आए, अभी कहना तो फिर कबल वक्त है बहुत, क्योंकि अभी इस पे कमेंट करना भी मुनासिब नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी सूरत हाल बनी तो यकीनी तौर पे अपोजिशन सारी एक मुश्तरका लाएमल इख्तियार करेगी। इस पे हम आपस में इख्तलाफात तो रखते हो, 100 रखते हो, लेकिन हुकूमत की इस तरह की गलत कारियों पे बिल्कुल हमें जायंट अमली इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन क्या कमाल है, मियां नवाज शरीफ साहब पे केस है तोशा खाना का, कि उन्होंने तोशा खाना से कम रेट पे, इनका ख्याल है कि उन्होंने वहां से कोई गिफ्ट जो बाहर से गिफ्ट मिले वो उन्होंने कम रेट पे ले लिए। जरदारी साहब पे ये है, हालांकि उनको कैबिनेट ने अप्रूव करके दिया, जरदारी साहब को ये है कि जिनको बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिली और वो उन्होंने कम रेट पे ले ली। यही इल्जाम है ना। खान साहब पे इल्जाम ये है कि तोशा खाना का रिकॉर्ड मांग रहे हैं, आपको गिफ्ट क्या मिले हैं, वो गिफ्ट देने को तैयार नहीं है, दिखाने को तैयार नहीं है, उसकी लिस्ट देने को तैयार नहीं है। मैं तो ये भी समझता हूँ कि सारी अपोजिशन मुश्तरका तौर पे एक लाएमल इख्तियार करके बाकायदा वहाँ स्टार्ट करना चाहिए, असेंबली को ब्लॉक कर देना चाहिए। ये क्या तरीका है कि आप अपोजिशन के रहनुमा पे तो केस बनाए और खुद उसकी तफसील देने को भी तैयार ना हो।
बट वैसे कायरा साहब, हुकूमत की तरफ से ऐसे तो बहुत सारे चीज़ें मिलती हैं ऑपोजिशन को जिस पे वाकई आपको सही मानो कि ऑपोजिशन करनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो नज़र नहीं आता। बहुत सारी चीज़ों में ऑपोजिशन भी वीक है। देखिए, सही अपोजिशन अगर तो उसको कहा जाता है जो पीटीआई क्या करती थी, तो वो मुनासिब रास्ता नहीं है। हमें मुनासिब रास्ता इख्तियार करके तरीके से कंसिस्टेंटली अपोजिशन करनी चाहिए। रास्ता तरीकाकार वो अडॉप्ट नहीं करना चाहिए जो पीटीआई ने अडॉप्ट किया। राइट अली मोहम्मद खान साहब, एक तो ये तोशा खाना का, क्योंकि बड़े अरसे से ये डिबेट चल रही है, इसका भी ज़रा जवाब दीजिएगा जो कायरा साहब ने कहा। और साथ ही साथ मैं ऑब्वियसली वो बात नहीं कर रही हूँ कि जिन लोगों के नाम नहीं आए हैं अभी ये चीज़ सामने नहीं आई है, लेकिन जिनके आ गए हैं, जैसे मैंने पहले इमरान खान साहब के हवाले से कहा, वरना वो सफाई ना आ रही होती आपकी हुकूमत के तर्जमानों की तरफ से। और दूसरा शौकत तरीन साहब, आपके वज़ीर ख़जाना साहब, जो कि ख़ुद टीवी पर आकर इस हवाले से बात कर चुके हैं। उनको सवालनामा जो भेजा गया था उसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने की कोशिश की है। तो अगर इसी तरीके से और वज़रा के नाम भी होते हैं, तो जो माजी में इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ रहा है, या कि पहले इस्तीफ़ा दें फिर अपने ख़िलाफ़ तहकीकात करवाएं, वहाँ से नाम जो है वो क्लियर हो जाए तो फिर वापस आ जाएं, वही वाला इस वक्त भी अमल अपनाया जाएगा? बिल्कुल अपनाया जाएगा। दोनों बातों का जवाब ये है कि जो हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है वो वही है कि अगर तोशा खाने पे पहले जवाब ले ले कि अगर तो कोई होस्ट मुल्क जो तोहफा देता है उसकी तरफ से कोई सेंसिटिविटी नहीं है, जो हमारे बहुत से मौसम जो बराबर मालिक में से कुछ अरब कंट्रीज थोड़ा इन चीज़ों में वो थोड़ा हसास होते हैं, अगर वो नहीं है तो कोई भी चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। और अगर कोई सरकारी तौर पे इजाज़त है तो जो पेमेंट करके लोग लेते हैं कानूनी है तो ले लें, लेकिन यह है कि हर चीज़ ओपन होनी चाहिए, सवाए इसके जब कभी कोई बराबर इस्लामी मुल्क या कोई भी फ्रेंड कंट्री जो है उनकी तरफ से कोई सेंसिटिविटी ना हो। तो इस पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बड़े क्लियर हैं, और जो हमारा वज़ीर साहब का के ज़माने का वो आज भी वही है। नंबर 1। नंबर 2, जो मिनिस्टर्स के हवाले से आपने बात की है, जब हमने मियां नवाज शरीफ साहब या उनकी जमात के और लोगों से ये डिमांड की तो खुद अपने आप क्या ऑफर किया है, नहीं सब है मेरी जमात के मेरे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, ठीक है ना जी। तो अगर मेरे उन्होंने किसी और मुल्क के नहीं, अपने मुल्क सुप्रीम कोर्ट में 7-8 महीने भुगतान के वहाँ अपने साथ वो भुगताया, और वो उन पैसों का भी हिसाब दिया जो उन्होंने पाकिस्तान लेके आए थे मियां साहब या उनके लोग या पीपल्स पार्टी के लीडरान की तरह यहाँ कमा के किसी भी तरीके से वहीं से लेके नहीं गए थे। वहाँ की कमाई के तरफ उसकी सारी रसीदें सारी दी, और 7-8 महीने के बाद जब उनको सादिक और अमीन का वहाँ से डिक्लेयर हुए, एक तरह से उनको वहाँ से एक फैसला जब उनके हक में आया, तो अगर वो अपने आप को क्लियर करा सकते हैं और पेश हो सकते हैं तो इमरान खान साहब से बड़े तो हमारी जमात में कोई नहीं है। अच्छा। तो अगर किसी मिनिस्टर पर कोई सवाल आता है तो वो भी रिजाइन करेंगे, तहकीकात। नादिया, एक छोटा सा सवाल पूछना है मुझे, एक छोटा सा सवाल पूछना है। जी 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 कायरा साहब, जी जी अली मोहम्मद खान साहब ये बता देंगे कि जितना आज तक खान साहब की हुकूमत में तोशा खाना में जो गिफ्ट आए अब सारे के सारे वहीं पड़े हैं या किसी ने लिए हैं वहां से? जी अली मोहम्मद खान साहब ये अली मोहम्मद खान साहब की कॉल ड्रॉप हुई है, तो मेरे ख्याल से दोबारा कनेक्ट कीजिए ताकि कायरा साहब का जो सवाल है उनसे वो उसका जवाब भी आ सके। जी कायरा साहब को लग रहा है कि उनके सवाल के बाद ही कॉल ड्रॉप होनी थी। चले दोबारा कोशिश, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अली मोहम्मद खान साहब को रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। मज़हर अब्बास साहब, ये बताइएगा, मैं अली मोहम्मद खान साहब से तो जवाब लूँगी, कायरा साहब भी साथ आ जाएंगे तोशा खाना के हवाले से जो उन्होंने सवाल पूछा था, लेकिन ये बताएं कि अभी जिस तरीके से बहुत सारे लोग, जिस बिजनेसमैन ये बात करते हैं कि भाई ऑफशोर कंपनी बनाना कोई जुर्म नहीं है, बिजनेस के लिए की जाती हैं, हर कोई बनाता है। पैनमा पेपर्स में भी हमने देखा था, मीडिया हाउस ओनर्स के भी नाम आए थे, बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा, उनकी एक लंबी फहरिस्त थी। और यहाँ पर अगर हम सियासत में बात करें तो ये जो एक मौक़िफ़ दिया जाता है कि वो बहुत पहले की थी, जब कारोबार था या तब हम पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे, तो चीज़ें फिर आपको लगता है कि फ़र्क हो जाती, मुख्तलिफ हो जाती हैं? देखिए, पहले भी हमें ये चाहिए था कि इस सिलसिले में कोई कमीशन बनाते, और अब भी हमें यही करना चाहिए। और ये नहीं कि कमीशन फॉर ऑल टाइम टू कम के लिए हम बना दें, कमीशन बनाएं, उसमें जो इस हवाले से अपना मौक़िफ़ देना चाहता है और फिर जो है वो जाके, लेकिन अंडर द कारपेट चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इसी चीज़ को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए। मिनिस्टर्स के ख़िलाफ़ अगर कोई चीज़ आती है तो मिनिस्टर्स को फिर वहाँ से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये नहीं कि एक मिनिस्टर को उठा के कहीं और आप भेज दें। माज़रत के साथ, जिन मिनिस्टर्स के ख़िलाफ़ वो हुआ, तो मिनिस्टर्स फिर वापस आ गए, ऐसा नहीं हुआ। चीज़ें क्लियर किए बगैर आए हैं, ऐसा ये छोड़ दें इस चीज़ में। दूसरी बात ये कि मुझे नहीं पता ये तोशा खाने के बारे में गवर्नमेंट क्यों इतनी सेंसिटिव है। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट जो है, क्या किसी कंट्री ने ये लिख कर दिया है कि जी आप इस चीज़ को पब्लिक नहीं करेंगे। और फॉर दैट मैटर, आप जाके, ये मौक़िफ़ तो नहीं था जब आप अपोजिशन में थे इसके बारे में, तो फिर आपको चाहिए, अगर ऐसी ही कोई बात है और उनकी तरफ से ये आया है, तो इन कैमरा कर दें, इन कैमरा बुला के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके ये वो कर दें। लेकिन चीज़ों को छुपाना जो है, ये दुरुस्त नहीं अमल है, ये अमल दुरुस्त नहीं है। ये सीक्रेसी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। किसी ने अगर तोहफा दिया है तो उसने ये नहीं किया कि नहीं दिया कि आप इसे नहीं शो कर सकते। आपके अपने रूल्स हैं ना, आपके अपने कानून हैं इसमें। और अगर वाकई किसी ने दिया है तो आप बता दें, इन कैमरा में बता दें अपोजिशन को कि जी इन कंट्रीज ने मना किया है, ख़त्म है, ये चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हम इसे शो नहीं कर सकते, ख़त्म होगी बात। सही है। अच्छा, अब जवाब ज़रा, अली मोहम्मद खान साहब आ गए हैं, दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब ने सवाल किया था, अली मोहम्मद खान साहब उस वक्त आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। तोशा खाना में उन्होंने कहा कि जो तहाइफ वज़ीर आज़म को अभी तक जहाँ से भी मिले हैं, जितने भी मिले हैं, वो सब वहाँ पर मौजूद हैं या वहाँ से निकाल लिए गए हैं? देखिए, इसके बारे में मुझे नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इसका इल्म होगा, लेकिन जो भी काम है वो लीगल लॉ के मुताबिक ही होता है। और सिर्फ वहाँ पे जो है सीक्रेसी मेंटेन की जाती है जहाँ जो होस्ट कंट्री है, जो तोहफा देती है, उनकी तरफ से कोई ऐसी की सूरत हाल हो कि वो नहीं चाहती कि उनका नाम आगे आए। बाकी तो इसमें कोई सीक्रेसी नहीं है, जो चीज होती है लॉ के मुताबिक होती है, उसका सारा रिकॉर्ड होता है। किसी ने कोई पूछना है तो पूछ सकता है। ठीक है, बट आप जो अभी मज़हर साहब ने सजेशन दिया है कि फिर वो इन हाउस आप बता दें और फिर ये भी बता दें कि जी मजबूरियां हैं या किन ममालिक ने मना किया। जी कायरा साहब, जी पूछ लीजिए। क्या किसी मुल्क की तरफ से इस तरह की कोई कदगन, कोई रिक्वेस्ट की गई है कि हमारे तोहफे बयान ना करें? जी अली मोहम्मद खान साहब, वो तो मालूमात हासिल करके वो बता देंगे आपको किसी मुल्क की तरफ से ऐसा है कि नहीं। लेकिन कायरा साहब वैसे ये बताना पसंद करेंगे कि वो हार का क्या हुआ, जो कोई मशहूर जमाना हार था गिलानी साहब वाला, कोई उसका कोई आता पता लगा कि नहीं आज तक? वो वापस हो गया जी। जी कायरा साहब, आपने सवाल सुन लिया? मैंने कहा वो वापस हो हार का पूछ रहे हैं, ये सवाल और फिर जवाब शुरू हो गए। वो वापस हो गया है अली मोहम्मद खान साहब। सादिया, हार भी वापस हुआ था, हार भी वापस हुआ था, हजीमत भी हुई थी, हजीमत भी हुई थी और हार भी वापस हुआ था। लेकिन आप बता दीजिए कि तोशा खाना में किसी मुल्क ने कहा है कि हमारे ऐसे काम करते क्यों है जब वापस करना पड़े? और आपने सवाल किया ना, मैंने वो पूछ रहे हजीमत किसको हुई थी, किसकी बात वो कर रहे हैं। अली साहब, आप तो बता ही नहीं रहे। चले ठीक है, हार वापस हो गया था। चले मुझे वापस आने दे इस पे। पेंडोरा क्या कह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि उन्होंने जवाब दे दिया ना कायरा साहब ने, आप तो बता ही नहीं रहे। आप पीएम हाउस की तरफ से कोई बयान तो आए इस सिलसिले में? क्यों इसको सीक्रेट रखा जाए? अली मोहम्मद खान साहब वो कह रहे हैं आप तो बिल्कुल ही नहीं बता रहे हैं, उन्होंने तो बता दिया हार का।
हाँ वो बताना पड़ा जब पूरा पाकिस्तान के पीछे पड़ा। अच्छा चलो आजम नज़ीर तारिड़ साहब, ये वापस मैं जरा इस पे पेंडोरा पेपर्स पे आते हैं, क्योंकि पैनमा में भी यही सुन रहे थे, अभी भी हम यही सुन रहे हैं। जी कारा साहब वापस तोशा खाना चले जाएं, फरमाइए। अच्छा चले, राइट। तारिड़ साहब ये ऑफशोर कंपनी का जरा बताएं, क्योंकि बिजनेसमैन तो कहते हैं कि जी ये कोई इलीगल चीज नहीं है जो हम करते हैं, ये जायज़ काम है, टैक्स रिलैक्सेशन के लिए दुनिया भर में होता है। सो ये खराबी फिर कहाँ पर बनती है? क्योंकि अगर वज़ीर आज़म साहब के बयान में देखूँ तो वो कहते हैं कि जी ये आवाम का पैसा लूटते हैं लोग, फिर यहाँ से ले जाते हैं बाहर, वहाँ पे टैक्स बचाते हैं, टैक्स चोरी करने के लिए ऑफशोर कंपनियाँ बनाते हैं, उस कंपनी के जरिए जायदादें खरीदते हैं। तो गड़बड़ कहाँ पे आती है? सादिया आप मुझसे पूछ रही हैं? सादिया टेक्निकली और तारिड़ आजम नज़ीर तारिड़ साहब जी 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 कारा साहब आपकी इजाज़त से देखिए सादिया, ये कानूनी तौर पे तो इसमें कोई रुकावट है भी और रुकावट नहीं भी है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जो आपके टैक्स रिजीम है, यानी कि पाकिस्तान में वो FPR है, FPR या टैक्स रिजीम आपको मना नहीं करती कि आप बैरून मुल्क कारोबार ना करें, मना नहीं करती कि आप कंपनीज ना बजाएं, चाहे वो किसी जुरिस्डिक्शन में हैं जो टैक्स फ्री है या ऐसी जुरिस्डिक्शन में हैं जिनके टैक्स लॉज अप्लाई करते हैं। ऑफशोर का होना या जो टैक्स वाले कंट्रीज हैं उनका होना भी रेलेवेंट नहीं है। हमारी टैक्स रिजीम की सिर्फ एक शर्त है कि आपके जो बिजनेसेस बैरून मुल्क हैं, आप वो अपने यहाँ की जो वेल्थ स्टेटमेंट और जो आपका टैक्स रिटर्न्स हैं उनमें उसका जिक्र जरूर करें, उसकी नेचर और उसकी जो वेल्थ, उसकी जो वर्थ है, यानी कि उसका साइज, हुजम क्या है, वो बता दे, ताकि अगर हमारी टैक्स रिजीम उस शख्स से पूछना चाहे कि भाई साहब आपने ये पैसा अगर बाहर कमाया है तो उसकी ट्रेल हमें दे दे, या अगर पाकिस्तान से मुंतकिल किया है तो उसकी ट्रेल दे दे। और मैं समझता हूँ ये हर मुल्क का हक है अपने शहरी पे, अगर वो उस जुरिस्डिक्शन में रहता है। जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर है और वो उनका पाकिस्तान में एक साल में 6 माह से ज्यादा का स्टे नहीं है, उनसे इस किस्म की कोई डिमांड नहीं की जाती। लेकिन मैं या कायरा साहब या अली मोहम्मद साहब ना सिर्फ पॉलिटिकली एक्सपोज्ड हैं, बल्कि हमारी जो पासपोर्ट ठीक है, इसको जरा थोड़ा मजीद एलिब्रेट करते हैं, इसको मजीद समझने में, ताकि आसानी हो जाए। यानी ऑफशोर कंपनी बनाना गलत नहीं है, कानून के दायरे में रहकर अगर बनाई जाए, लेकिन असल में आप ऑफशोर कंपनी बनाते हैं, उसके जरिए जो जायदादें खरीदते हैं वो यहाँ आपको अपने मुल्क में डिक्लेयर करनी पड़ती हैं, वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर शो करनी पड़ती हैं। अगर ना की हो तो फिर मसला है आपके लिए। अब आज जो लिस्ट आएगी या जो पैनमा में जिस तरीके से जो लिस्ट आई, अब उसमें फिर तारिड़ साहब उन लोगों के नाम भी हो सकते हैं जो लॉफुली ये चीज चला रहे हैं, और उनके भी हो सकते हैं जो अनलॉफुली चला रहे हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि भाई अगर 500 लोगों के नाम आएंगे तो 500 के 500 जो हैं वो लूट के पैसा ले गए हैं। उनसे आप ये सवाल जरूर कर सकते हैं कि भाई आपकी ये कंपनी सामने आई है, अब आप बता दें कि लॉफुली अगर आपने किया है तो आप मनी ट्रेल दे दें। एग्जैक्टली उसके लिए हमारे पास बड़ा कंप्यूटराइज्ड मैकेनिज्म मौजूद है। जो भी शख्स उसका नाम आता है, FPR के पास उनकी डिटेल्स हैं और FPR को हरकत में आना चाहिए, वो उससे सिंक्रोनाइज कर ले कि आया ये जो वर्जिन आइलैंड्स की हैं या किसी भी मुल्क में रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनकी, आया उन्होंने उन कंपनीज को अपनी वेल्थ में अपनी टैक्स रिटर्न में शो किया है और उसका जो हुजम है या उसकी जो वेल्थ या वर्थ है वो शो की है कि नहीं की। तो इस हवाले से अगर वो सिंक्रोनाइज्ड है, अगर वो यहाँ पे रिकंसाइल होती है, तो मैं नहीं समझता कि इसे जुर्म होना चाहिए। जुर्म है भी नहीं हमारे टैक्स लॉज में। और मैं तो बल्कि इस बात का भी कायल हूं फिर कि अली भाई मेरे से नाराज ना हो जाए कि ये क्यों इस तरह कह रहे हैं कि हर चीज में नैब को ना लेके आए। पहले तसल्ली करें जो आपका असल महकमा है यानी FPR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अगर समझता है कि ये हमारे वायलेशन है और इसमें क्रिमिनलिटी नहीं है, तो वो उससे वो जुर्माना रिकवर कर लेगा। हाँ, अगर अबव ऑल वो कहते हैं कि ये टोटल कंसीलमेंट है और ये रिकंसाइल नहीं हो रही और ये असल में वेल्थ को छुपाने के लिए किया गया और उसके लिए जो तरीकाकार इख्तियार किया गया वो फला फला लॉ की वायलेशन है, उस सूरत में वो जरूर FIA देखे या नैब देखे, लेकिन हर चीज को नहीं देखना। एक आखिरी छोटी सी बात, जो बात कर रहे हैं ना, बहुत बहुत सेनेटर आजम नज़ीर, तारिड़ साहब, मजहर अब्बास साहब, अली मोहम्मद खान साहब और कमर जमान कायरा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।